नमस्कार। हम लेके आए हैं इस चैप्टर का लास्ट भाग, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का आखिरी भाग। चैप्टर का लास्ट भाग थोड़ा देरी से आया, उसके लिए हमें खेद है। तो हम देर ना करते हुए लेके आते हैं अपना अगला भाग, जिसमें हमें पढ़ना जर्मनी का एकीकरण कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया और किसका किसका इस पे हाथ था। जर्मनी के एकीकरण थोड़ा विशेष है बाकी, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इटली के बारे में और जर्मनी के बारे में, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जर्मनी एक ऐसा राज्य था कि जिस पर लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था, कहा जाए एक तरीके से। यह जर्मनी अपने आप में कोई देश था ही नहीं। देखा जाए कि जर्मनी कोई अपने आप में कोई देश था, तो ऐसा कोई देश जर्मनी जैसा उस टाइम तक नहीं था। जर्मनी क्या था? छोटे छोटे समूह में बटा हुआ एक प्रांत था, कह सकते हैं। जैसे प्रसा जिसको कहा जाता था, कि प्रसा था एक तरीके से। उन सारे समूहों को क्या कहा जाता था? प्रसा कहा जाता था। अब इसका एकीकरण, इसी के एकीकरण संबंधित भारत में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जिसका इसने एकीकरण किया था जर्मनी का, भारत ने भी कई उसने एकीकरण किया था। तो भारत में एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को पता हो कि भारत के एकीकरण का जनक कौन है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं, आगे हम लोग क्लासों में पढ़ेंगे, जब भारत का राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो जर्मनी क्या था? जर्मनी छोटे छोटे समूह में बटा हुआ था। छोटे छोटे कितने? 300 से ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में जर्मनी बटा हुआ था। एक तरीके से छोटे छोटे प्रांत से छोटे छोटे राज्य थे जो बटा हुआ था, जिस पर कब्जा किसने कर लिया था? एक टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि इन सारे जर्मनी के जो छोटे छोटे प्रांत थे, इस पर कब्जा कौन कर रखा था? नेपोलियन ने किया हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि जर्मनी के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद नहीं था। जब इसने कब्जा कर लिया 1815 में, नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन के हारने के बाद हुआ क्या? आप लोगों ने देखा होगा क्या हुआ नेपोलियन के हारने के बाद। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था एक तरीके से, चार्ल्स मेटरनिख, उसने उसको इकट्ठा नहीं होने दिया। उसने क्या किया था? अलग किया था। इन 300 छोटे छोटे राज्यों को नेपोलियन ने क्या किया था? इनको एक किया था, और एक करके क्या किया था इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो जर्मनी था मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था। 1 2 3 3 भागों में कैसे बटा हुआ था? 3 भागों में इस प्रकार, तो ऊपर वाला तो था उत्तरी, बीच में था मध्य, और नीचे था दक्षिणी। सबसे ऊपर जो था जिसे हम लोग कहते थे उत्तरी भाग, बीच में था मध्य भाग, और जो नीचे था उसे हम कहते थे दक्षिणी भाग। इसके अलग अलग भाग में बांटा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये सिर्फ एक ही बात में एक थे। किस बात में? वो भी इस बात में एक थे ये लोग कि इनकी सबकी भाषा जर्मन थी, बाकी सारी किसी भी भावनाओं से ये एक नहीं थे। अब बात क्या था? जो ऊपर का था उत्तरी भाग, इसे हम लोग बोलते थे प्रसा, या इसी को बोलते थे सैक्सनी। सैक्सनी क्षेत्र बोलते थे, प्रसाया और सैक्सन उत्तरी भाग में जो था। दक्षिण भाग के जो मध्य भाग था, इसे हम लोग बोलते थे राइनलैंड। जर्मनी में एक प्रमुख नदी है राइन नदी, उसी के नाम पे, जिसे जर्मनी की जीवन रेखा भी कहते हैं। राइन नदी को कई बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी की जीवन रेखा या यूरोप की जीवन रेखा कौन सी है, तो राइन नदी। दक्षिणी भाग जो था बवेरिया था। जो दक्षिणी भाग था इसे हम लोग क्या बोलते थे? बवेरिया। जो दक्षिण भाग था इसे बवेरिया प्रांत के नाम से जाना था। 3 भागों में बटा हुआ था। अब बात आती है कि ये 300 छोटे छोटे राज्यों में क्यों बटा था? क्योंकि ना तो यहाँ पे धार्मिक एकता थी, ना ही सामाजिक एकता थी। तो जब धार्मिक एकता और सामाजिक एकता नहीं थी, तो ये लोग एक होना नहीं चाहते थे। हर धर्म के लोग अपना क्या थे? अलग अलग रूप से अपना जीवन जीने में मतलब खुश थे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम लोग 300 भागों में बटे हुए हैं या हमें एक होना। ऐसा सोचा ही नहीं इन लोगों ने कि आगे हमको कभी एक होना है या एक होने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा कहीं कुछ किया ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि आगे चल के इसमें राष्ट्रवाद का उदय ना हुआ होगा। तो जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ होगा अगर हम कहें? राष्ट्रवाद, जर्मनी में राष्ट्रवाद कैसे आया या जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ होगा? सबसे पहली चीज अगर बात करें, 18वीं सदी के अंत तक की बात करें, तो क्या था? नेपोलियन। इनकी सबसे बड़ी वजह कौन बना था? नेपोलियन। 18वीं सदी में इसमें कई सारे विचारक आ गए। अगर बात की जाए कौन से आ गए? विचारक आ गए। 18वीं सदी के अंत होते होते राजनीतिक आ गए, राजनीतिक आ गए। इनमें से कुछ बुद्धिजीवी भी आ गए, जिनमें एक प्रमुख बुद्धिजीवी था हीगले। जो हीगले नाम का जो ये बुद्धिजीवी था, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित था एक जर्मनी का व्यक्ति था जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। सबसे ज्यादा ये जो बुद्धिजीवी था हीगले, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित था तो वो था आपका ऑटो वन बिस्मार्क। ऐसा नहीं था कि उन्हें और थे, स्टेनले थे, लेपन थे, और भी कई सारे
लोग थे। जैसे हमें कह सकते हैं एक तो और था, कांट था, कांट था, कांट के साथ साथ एक और था, स्टीन था। ये कांट बिंदी रख लीजिएगा इस पे, कांट कांट था। ये प्रमुख थे जो इसमें पैदा होने लगे। अब इसमें नेपोलियन में राष्ट्रवाद का उदय होता कहां से? इसका प्रमुख कारण कौन बना? नेपोलियन। इसमें राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो प्रमुख रीजन बना वो बनता है नेपोलियन। नेपोलियन कैसे राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार था? क्योंकि नेपोलियन ने ही क्या किया था, इन 300 राज्यों को जीत लिया था और इन पे सारे पे कब्जा किए हुआ था। कब्जा करने का मतलब ये नहीं कि वो उन पर राज्य कर रहा था, उनसे टैक्स वसूल रहा था कि तुम राज्य करो, राज्य तुम ही करो, लेकिन इसका टैक्स किसको दोगे? मुझको दोगे टैक्स वसूल के। तो हुआ की बात ठीक थी भैया। नेपोलियन चलता रहा। सर्वाधिक अगर इसने नेपोलियन की बात की जाए तो इसने सबसे ज्यादा अगर किसी में आक्रमण किए तो एक था इटली और दूसरा प्रांत था नेपोलियन के आक्रमण करने के लिए यही, जिसे उस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, प्रसा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं। दो प्रांतों में सबसे ज्यादा नेपोलियन ने हमला किया था, इटली और प्रसा, पूरी तरीके से अगर देखा जाए। लेकिन उनको कभी वो नहीं किया कि उनको इकट्ठा नहीं किया उसने। जो 300 प्रांत थे इनको क्या किया था, 39 संघों में विभाजित कर दिया था। इन 300 प्रांतों को कितने भागों में बांट दिया था? 39। कई बार आपसे कंपटीशन में पूछा भी है, इसी में एक नंबर में पूछा जाता है आपके एमसीक्यूज में कि जर्मनी कितने भागों में प्रमुख रूप से बटा था? तो 39 भागों में बटा हुआ था। बात यहाँ थी। अब होता क्या है, 1806 की बात है। 1806 में होता क्या है, 300 राष्ट्रों को मिला देता है नेपोलियन। 1806 में इसने क्या किया, 300 को मिला के कितने बना दिए, 39 बना दिए और एक तरीके से एक नया महासंघ बना दिया। 39 राज्य बनाए जिनका नाम क्या रखा गया, राइन राज्य नाम रखा गया। जो 39 बनाए इनका नाम रखा राइन राज्य। कब किया? 1806 में। किसने किया? नेपोलियन ने किया। 1806 में नेपोलियन ने किया। कितने प्रांतों को? 300 प्रांतों को मिला के 39 बना दिया और उनका नाम रखा राइन राज्य। बात समझ रहे हैं? राइन राज्य नाम से उनका नामकरण कर दिया। होगा क्या, पहली चीज इन पे एक जगह और थी जो इनका एक प्रमुख चीज थी जिसमें भूल गए, यहाँ पे एक पवित्र रोमन साम्राज्य था। जब कहते हैं एक जगह थी जिसको हम लोग कहते थे उस टाइम पे कहा जाता था पवित्र रोमन साम्राज्य। एक जगह थी जिसे पवित्र रोमन प्रांत कहा जाता था, पवित्र रोमन प्रांत कहा जाता। उसको नेपोलियन ने क्या किया, जो ये पवित्र रोमन प्रांत था इसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया। जिसकी वजह से जर्मनी को, या एक तरीके से जर्मनी के लोग जानते थे कि ऐसा कोई प्रांत है जिसे प्रसा के नाम से जाना जाता था। पूरे राज्यों को जो बता रहे 300 का समूह था। हुआ क्या, इसको भी इसने खत्म कर दिया। खत्म जब कर दिया इसको, तो धीरे धीरे इन राज्यों को सबको जब 300 को जबरदस्ती मिला दिया जाएगा, कमरे में रख दिया जाएगा मिला के, तो सब आपस में बतियाने लगे। अब कहा बतियाने लगे कि मुझको तो जबरदस्ती मिलाया गया। अब आप ही है कि सारी क्लासों को एक साथ मिला के बिठा दिया जाएगा, तो अपने ले हम सबको तो एक साथ बिठा दिए, हमको तो नहीं बैठना था। तो आप क्या करेंगे, जिसने आपको बिठाया होगा आप उसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देंगे कि किसने बिठाया, उसने बिठाया, तो सब उसके बारे में भला बुरा कहेंगे। तो अब सब लोग क्या करने लगे। अब ये जो भला बुरा हुआ, तो अब यही क्या था, राष्ट्रवाद। यानी सारे दुश्मन एक तरीके से, सारे जिनका दुश्मन एक ही था तो सब मिलके क्या हो गए, दोस्त बन गए। तो यहाँ पे एकता होने लगी। जर्मनी में क्या आई, एकता आई, भावना जुड़ने लगी इन लोगों की आपस में। जो भावना थी वो एक होने लगी नेपोलियन की वजह से, क्योंकि नेपोलियन ने ऐसा किया था। तो नेपोलियन की वजह से इनकी एकता बढ़ने लगी, भावना यानी राष्ट्रवाद का उदय होना स्टार्ट हुआ। इसीलिए हमने कहा कि राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी में सबसे बड़ा अगर योगदान देखा जाए तो उसका कारण कौन था, वो था नेपोलियन। नेपोलियन की वजह से राष्ट्रवाद का उदय होना स्टार्ट हो गया था। अब बात आती है कि जो नेपोलियन था तो इसने सबसे ज्यादा इसको क्या दी थी, आर्थिक क्षति दी थी। यानी जब युद्ध करेगा तो क्या होगा, आर्थिक क्षति होगी और इनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया। यानी जब हम किसी पर एक तरीके से किसी पर अधिकार करके बैठे होते हैं तो होता क्या है, जब उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है, नहीं लगी होती। यानी जब तक हम भारत गुलाम था तो भारत के लोगों की प्रतिष्ठा थी। भारत एक तरीके से विश्व बंधुत्व की भावना वाला देश, विश्व गुरु कहा जाने वाला देश। तो उस पर जब लोगों ने अधिकार लिया तो प्रतिष्ठा भी दांव पे लग जाती है। तो उनको लगा कि हमारी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी, हमारी आर्थिक क्षति भी हो गई। तो हुआ क्या, जब ये चला गया नेपोलियन 1815 में युद्ध हार गया। कौन सा युद्ध हारा था आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो नेपोलियन के युद्ध हारने के बाद इस पर किसका अधिकार हो गया था, आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे कि ऑस्ट्रिया का प्रमुख चांसलर कौन था,
वो था मेटरनिक। मेटरनिक ने क्या किया, इनको एक नहीं होने दिया था। मेटरनिक एक ना होने के लिए मेटरनिक ने कई सारे कार्य किए थे, आपको बताए थे। स्कूलों पर नजर रखी थी, चर्च पर प्रतिबंध, कहीं भी राष्ट्रवाद की भावना पनपती थी आसपास के देशों पे तो वहां पहुंच जाए तो उनको क्या करता था, खत्म कर देता था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या करता था, इस पे राष्ट्रवाद की भावना जगी तो, लेकिन उसको बाहर नहीं आने दिया। लेकिन कब तक ना बाहर आने देता, एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे करके वो भावना क्या होने लगी, बाहर आने लगी। और जब बाहर आने लगी तो किस प्रकार से उससे एक व्यक्ति निकल के आता है जिसका बड़ा योगदान है, हम कहते हैं ऑटो वन बिस्मार्क। एक व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम क्या है, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे कि जर्मनी के एकीकरण का जनक जिसे कहा गया। आखिर जनक कहने लायक वो था। सोचिए, जो 300 प्रांतों जिसमें कोई जर्मनी के नाम तक को जानता नहीं था, सिर्फ एक भाषा थी जर्मन, उन सबको मिला के नेपोलियन ने क्या किया, 39 किया। लेकिन 39 को मिलाने का काम किसने किया था, ऑटो वन ने। अभी पढ़ते हैं उसने किया कैसे। सबसे पहली चीज, एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान क्या था। एक राजा था जिसका नाम था विलियम चतुर्थ, या कहते फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। नाम क्या था, उस राजा का नाम था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। ये जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था, एक तरीके का बड़ा नालायक और कमीना किस्म का राजा था। ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, यानी जर्मनी एक हो। उसको ये था कि अगर ये एक हो जाएंगे तो मेरे खिलाफ जाने लगेंगे। लेकिन जो दूसरा राजा आया, जब ये मर गया भाई, जब इसको 1848 में जब इसका काम खत्म होता है, ये भाग जाता है चार्ल्स मेटरनिक, इसके बाद इनके अंदर क्या होती है, भावना जागती है। भावना जागने के बाद फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ भी खत्म हो जाता है, एक नया राजा बनता है। और जो राजा बनता है उसका नए राजे का नाम क्या था, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम, विलियम प्रथम जर्मनी का एक तरीके से नया चांसलर। जर्मनी क्या कहेंगे उस टाइम पे, हम कहेंगे इसको प्रसा, क्योंकि जर्मनी जैसा कोई देश उस समय था नहीं। प्रसा का नया एक तरीके से राजा बनता है। कुछ समुदाय था जो इनके ऐसा नहीं था पूरी तरीके से, तो उस छोटे से क्षेत्र का ये वो बनता है। होता क्या है, जो इसी बीच में इनके यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जो पहले रहा होगा, एक तरीके से वो कैसा हो गया था, आलसी। तो कुछ करना नहीं चाहता था। कैसे नहीं कुछ करना, उसको ये लगता था जर्मनी का क्या करना है करके। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि अभी आपकी क्लास में कई बच्चे होते हैं कि आज फला टीचर पढ़ाने नहीं है तो दूसरे टीचर उनकी जगह पढ़ाने आएंगे, चलो बुला ले। कुछ कहता है अरे ना बुलाओ, क्या करेंगे बुला के, इससे अच्छा आराम से बैठे आज गप्पे करते हैं बैठ के। नहीं हो जाता, पंचायत कर लेते हैं थोड़ा सा बैठ के, हो जाता है कई बार कि आज हमें पढ़ना नहीं था। इसी प्रकार से अब जब बच्चा लगातार नहीं पढ़ता तो उसके पढ़ने की प्रति रुचि खत्म हो जाती है। ऐसे ही फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का प्रधानमंत्री था। अब उसको जब एकीकरण में उसका वही नहीं था, तो क्या काम नहीं करना चाहते, काम चोर हो चुके थे। तो विलियम प्रथम जब राजा बना तो वैसे करना, विलियम प्रथम ने क्या किया, उस प्रधानमंत्री को ही हटा दिया। और प्रधानमंत्री किसको बनाता है, ऑटो वन बिस्मार्क को। अब यहां पे एंट्री होती है जर्मनी के हीरो की, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाता है और प्रधानमंत्री बना के उसको पूर्ण अधिकार देता है। पूर्ण अधिकार का मतलब तुमको जो करना है जो करो, लेकिन इस जर्मनी के यानी जो प्रसा है जो बटा हुआ है इसको एक करो। ऑटो वन बिस्मार्क कब बनता है, 1862 में। प्रधानमंत्री कब बना, 1862 में। इसका कहना था मतलब अगर जर्मनी का एकीकरण चाहिए तो तलवार को खून से रंगना पड़ेगा। तो इसने एक नई नीति, पहले तो ये जान लें कि जर्मनी में ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में कई बार पूछ लेता है, तो ऑटो वन बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था। तो ऑटो वन बिस्मार्क का जन्म होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, 1815 में होता है। कहां पे होता है, प्रसा के एक शहर ब्रेडनबर्ग में। वहीं का एक शहर था ब्रेडनबर्ग में। 1862 में क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है किसका, विलियम प्रथम का। और इसको आराम से कई सारे अधिकार मिल गए, कई सारे का पूर्ण अधिकार मिल गया। हुआ क्या, जब इसको पूर्ण अधिकार मिले तो इसने एक नई नीति अपनाई, और उस नीति को भी पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति, इसको बहुत आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी। रक्त एवं लौह लिख लीजिएगा, रक्त एवं लौह की नीति, इसको यहां कर लीजिएगा, लौह की जगह रक्त कर लीजिएगा, रक्त की जगह लौह कर लीजिएगा, कि रक्त एवं लौह की नीति
किसने अपनाई थी? तो ऑटो वन बिस्मार्क ने। उसका हमने क्या बताया कि उसका कहना था कि अगर जर्मनी को एकीकरण करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी तलवार को खून से रंगना ही पड़ेगा। अब राजा का साथ था, प्रधानमंत्री एकदम से स्वतंत्र था, तो इसने एकीकरण के लिए क्या किए? ऑटो वन बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े और उन 3 युद्धों में क्या किया? सबको एकदम से परास्त कर दिया। ऑटो वन बिस्मार्क जो था एक प्रबल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिक का मतलब समझते हैं, इस प्रकार का आदमी होना कि अपनी जीत के लिए हर चीज में हाँ मिलाना। यानी जैसे कोई राजा कहते कि तुम ऐसे से ऐसा, तो किसी के पैर भी पकड़ने के लिए तैयार था और किसी की गला भी काटने के लिए तैयार रहे। ऐसा व्यक्ति जो जर्मनी के एकीकरण के लिए इतना उतावला था कि वो किसी का पैर भी पकड़ लेता था और सर भी काटने के लिए तैयार था। इसलिए क्या नाम अपनाई उसने? रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। किसने? ऑटो वन बिस्मार्क ने। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं। इसने कौन कौन से 3 युद्ध लड़े? अब बात करें इसके द्वारा लड़े गए 3 युद्ध। तो पहले प्रथम युद्ध। जो प्रथम युद्ध था इसका किसके खिलाफ था? प्रथम युद्ध जो था इसका डेनमार्क के खिलाफ। अब इससे इसने लड़ने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाई। यानी हमने क्या बताया? कूटनीतिक। कूटनीतिक का मतलब होता है कि हर तरीके से वो हो, मतलब एक तरीके से गधे को भी बाप बनाना पड़ जाए तो उसको भी बनाने में संकोच ना करे, लेकिन किसी भी तरीके से हमारी जीत होनी चाहिए। कहते हैं ना, कर बल छल या हर घर से तन मन धन से सारी चीजें। तो डेनमार्क से प्रथम युद्ध होता है इसका। और कब होता है? 1864 में। प्रथम युद्ध जो इसने लड़ा डेनमार्क से लड़ा 1864 में। डेनमार्क के पास 2 प्रांत थे, प्रमुख प्रांत थे। जो 2 प्रमुख प्रांत थे, एक था सेल्सबिग, एक था सेल्सबिग और दूसरा था होल्स्टेन। 2 प्रांत थे डेनमार्क के पास, एक था सेल्सबिग और एक था होल्स्टेन। ये 2 प्रांत किसके पास थे? डेनमार्क। यानी डेनमार्क उन पर कब्जा किए हुए था। हुआ क्या? जो आसमी यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या थे? जो होल्स्टेन थे यहाँ के ज्यादातर लोग जर्मन बोलने वाले थे। ऐसा नहीं था कि वहां के नहीं थे। हुआ क्या? इसने ऑस्ट्रिया के पास गया और ऑस्ट्रिया से कहा कि देखो हम डेनमार्क से युद्ध करते हैं। ऑस्ट्रिया से बात कर रहा है ऑटो वन बिस्मार्क, सोचो जो इसी पर कब्जा जमाए हुए एक टाइम पे। कहता है कि हम इस पर युद्ध करेंगे डेनमार्क से और ये दोनों प्रांत जीतेंगे। होल्स्टीन तुम रख लेना, सेल्सबिग हम रख लेंगे। ऑस्ट्रिया तैयार हो गया कि भाई इतने तो प्रांत पे कब्जा, एक और प्रांत मिल जाएगा, कोई भी तैयार हो जाएगा। ऑस्ट्रिया तैयार हो गया, युद्ध हुआ और युद्ध क्या हुआ? जीत गए लोग। जीतने के बाद एक संधि होती है, गैस्टीन की संधि। संधि कहाँ की होती? गैस्टीन की संधि होती है। ये संधियां थोड़ी याद रखिएगा। गैस्टीन की संधि, गैस्टीन की संधि होती है। और सेल्सबिग वो रख लेता है प्रसा, और होल्स्टीन किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रिया को। लेकिन ये कोई स्थायी संधि नहीं की थी कि आपके बिल्कुल से स्थायी हो गई, अब ये आपका ही रहेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। अब ये ऑटोमन दिमाग लगा रहा था। अब ऑटोमन बिस्मार्क के कब्जे में सेल्सबिग तो आ गया। अब ये अपना द्वितीय युद्ध लड़ता है। अब द्वितीय युद्ध किससे लड़ता है भाई? प्रथम युद्ध तो इसका हो गया, दूसरा युद्ध जो द्वितीय युद्ध था ये किससे लड़ा? ये लड़ गया ऑस्ट्रिया से ही। सोचिए ऑस्ट्रिया इतना बड़ा लड़ा कैसे? अब इसकी कूटनीति देखिए। ऑस्ट्रिया के प्रमुख समर्थक कौन कौन थे? रूस था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। इसने क्या किया? अब ये उन तीनों से जाके बात करके आया कि देखो मैं ऑस्ट्रिया से युद्ध करने जा रहा हूँ। देखो जब डेनमार्क से करना तो ऑस्ट्रिया से बात किया। अब जब ऑस्ट्रिया से करना था तो जो ऑस्ट्रिया के प्रमुख समर्थक थे, जिसे लगता था कि इसका साथ अगर ऑस्ट्रिया का दे दिए युद्ध में तो मैं युद्ध हार जाऊंगा, तो ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? अपनी सेना ली और कहां गया बात करने? फ्रांस से बात की, रूस से बात की और किससे बात की? ब्रिटेन से। उनसे कहा कि देखो मैं ऑस्ट्रिया से युद्ध करूंगा, आप लोग इससे बिल्कुल भी हस्तक्षेप मत करिएगा। मैं इससे युद्ध करूंगा और कल को अगर आप इस पर युद्ध करेंगे तो मैं भी किसी पर हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उनको लगा बात तो सही है, फ्रांस को लगा ठीक है, इनको किसी चीज का राज्य का लालच नहीं दिया। अब क्या किया? ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है कब? 1866 में। 1866 में युद्ध किया। जब उनसे बात कर ली थी वो तीनों राज्य क्या रहे? एक तरीके से बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया, दूर रहे उस युद्ध से। और जब दूर रहे तो ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से पराजित कर दिया ऑटो वन बिस्मार्क। अब होल्स्टीन क्या किया? वो इस पे कब्जा करने की एक वजह और थी। जो होल्स्टीन था ये ऑस्ट्रिया से काफी दूर था, तो इसको सैनिक भेजने में दिक्कत होती। दूसरी चीज, यहाँ का जो लोकल समुदाय था वो सब जर्मन बोलता था, तो जर्मन के उसमें रहेगा, साथ में देगा। तो लोकल लोगों को यानी वहां के जो रहने वाले मूल निवासी थे, तो मूल निवासियों ने क्या किया?
ऑटो वन बिस्मार्क का साथ दिया, और ऑटो वन बिस्मार्क का साथ दिया सोचे ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से पराजित हुआ, और जब बुरी तरीके से पराजित हुआ तो हुआ क्या, कब्जा किसका हो गया, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क ने अपनी राजनीति और कूटनीति से, या कह दिया जाए युद्ध नीति से, और दूसरी क्या, रक्त एवं लव की नीति से ये दोनों युद्ध जीत लिए। अब बात आती है इसके तृतीय एवं अंतिम युद्ध के। जब दोनों को राज्यों को कर दिया गया तो इसमें क्या किया, इन दोनों राज्यों को मिला के 22 राज्यों का एक महासंघ, जिसे कहा जाता था 22 राज्यों का एक महासंघ था, 22 राज्यों का महासंघ था, जिसे कहा जाता था जर्मन महासंघ। इसे क्या कहा जाता था, जर्मन महासंघ कहा जाता था। इसका नाम बदल के, जो 22 राज्यों का महासंघ था इन दोनों को मिला के, इसका नाम बदल के क्या कर दिया, जर्मन महासंघ का उत्तरी जर्मन महासंघ। इसका नाम क्या कर दिया, इसके आगे नाम लगा दिया उत्तरी लगा दिया, और क्या हो गया, उत्तरी जर्मन महासंघ। इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, उत्तरी जर्मन महासंघ इसका नाम रख दिया सबको मिला के 22 राज्यों को। अब हुआ क्या, इसको जर्मन महासंघ को खत्म कर दिया एक तरीके से, जैसे कहते हैं भंग कर दिया, और अब लड़ना था उसको अंतिम युद्ध। अब अंतिम युद्ध किसके खिलाफ लड़ेगा ये भाई, जिनके जिनके पास कब्जे में थे आसपास के प्रांत, उन्हीं से लड़ेगा ना। तो तीसरा और अंतिम युद्ध, जिसे हम कह सकते हैं तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध इसका किसके साथ होता है, तृतीय युद्ध होता है इसका फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ तृतीय युद्ध किसके साथ हुआ इसका, फ्रांस के साथ इसका तृतीय युद्ध होता है। और होता क्या है, कैसे हुआ, एक स्पेन था, फ्रांस के बगल में एक देश पड़ता है पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद अगर यूरोप का महाद्वीप देखेंगे तो जो आपका यूरोप एक तरीके से जैसे यहाँ पे नीचे दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, इसी के ऊपर भूमध्य सागर है। अगर देखेंगे हम कुछ इस प्रकार से देखने की कोशिश करें ऐसे, तो यहीं पे पहले आपको पुर्तगाल मिलेगा, फिर स्पेन मिलेगा, स्पेन के बाद फ्रांस, फिर यहाँ पे इटली है, इसके बगल में आपको जर्मनी मिलेगा। वर्ल्ड मैप में आप लोग देखिएगा यूरोप महाद्वीप में, महाद्वीप हम आपको बता चुके हैं। तो स्पेन का जो राजा था उसकी डेथ हो जाती है, और उसके परिवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। उत्तराधिकारी के लिए जो जर्मन का था, इनकी रिश्तेदारी कह दिया जाए, रिलेशन किससे था, फ्रांस से। तो उसका उत्तराधिकारी कौन किसको बनना था, इधर का जो जर्मनी के, जर्मनी से उसकी रिश्तेदारी, जर्मनी यानी प्रसा के राजकुमार को। तो प्रसा के राजकुमार को जब वहां बनना था तो फ्रांस ने क्या किया, उस पर रोक लगा दी। फ्रांस बोला नहीं, तुम कैसे बनोगे, तो बोले भाई उसके आगे पीछे कोई नहीं, हम ही रिश्तेदार हैं, तो कौन बनेगा, हम ही बनेंगे। और ऑटो वन बिस्मार्क तो जानबूझ के इस काम को कर रहा था कि तुम रोक लगाओ, बस तुम्हारे हिस्से का कब्जे का ही प्रांत बचा था उसको भी हम जीत लें। हुआ क्या, वही काम फ्रांस ने किया। ऑटो वन बिस्मार्क के लिए तो सोने पे सुहागा, वो तो बैठा था कि तुम आओ, कहने के लिए मतलब एक कोई कहावत है, अभी याद नहीं आ रही हमको। तो हुआ क्या कि भाई वो तो बैठा था कि तुम आओ, हुआ क्या, फ्रांस के साथ युद्ध कर दिया। और इसके पास दक्षिण के 4 रास्ते पूरी तरीके से, दक्षिण के जो 4 रास्ते उन पर कब्जा करने के लिए इसने क्या किया, उस पर आक्रमण कर दिया। होता क्या है, एक युद्ध होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीडान का युद्ध, इसका अंतिम युद्ध। कई बार पूछेगा भी आपसे कि सीडान का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो आप कह सकते हैं प्रसा और फ्रांस के बीच, या जर्मनी और फ्रांस भी ऑप्शन में मिल सकता है, क्योंकि जर्मनी जब तक बना नहीं था। हुआ क्या, फ्रांस की हार होती है, और 10 मई 1871, 10 मई 1871 को एक संधि होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि। इसे क्या कहा गया, फ्रैंकफर्ट की संधि। इसको याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि को, ये भी पूछा गया है कई बार। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि होती है कब, 10 मई 1871। और इन दक्षिण के राज्यों को भी क्या किया जाता है, मिला दिया जाता, और एक नया प्रांत बनाया जाता, जर्मनी नया राज्य उदय होकर आता। और इसके पूरे एकीकरण में योगदान किसका था, ऑटो वन बिस्मार्क का। ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया, जर्मनी का एकीकरण महामंत्री यानी प्रधानमंत्री होते हुए करता, और वहां का फिर राजा बनता है वही विलियम प्रथम, यानी चांसलर बनता है, वहां का प्रमुख बनता है एक तरीके से कौन, विलियम प्रथम। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 10 मई 1871। किसने किया, ऑटो वन बिस्मार्क ने किया। ऑटो वन बिस्मार्क की प्रमुख नीति कौन थी, तो रक्त एवं लौह की नीति थी। ऑटो वन द्वारा लड़े गए कितने युद्ध थे, तो ऑटो वन बिस्मार्क द्वारा लड़े गए प्रमुख 3 युद्ध थे। विलियम प्रथम को वहां का काइजर या कहा जाए वहां का एक तरीके से सम्राट नियुक्त किया जाता था। तो इस तरीके से आपका जो पहला पार्ट था या पहला चैप्टर कहा जाए यूरोप में राष्ट्रवाद का खत्म होता है।
जल्द लेके आएंगे भारत का। अब आपके लिए लगातार वीडियो आते रहेंगे, तो उसके लिए परेशान ना हो। धन्यवाद।